गांव में प्रगति और बदलाव का काम शुरू कर चिटफंड की कंपनी खोल शिखर और उसके साथी शहर वापस आ रहे थे। जहां सब इतने दिन गांव में बिताने के बाद थोड़ा आराम करना चाहते थे, वहीं शिखर के मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, अपने माँ बाप से जुड़े सभी सवालों के जवाब पाना। शिखर ने शुभचिंतक के कहने पर गांव के काम को सफल बनाया और अब वादे अनुसार शुभचिंतक को शिखर के माँ बाप से जुड़ी एक बेहद जरूरी सच्चाई बतानी थी। तुम क्या सच में हमारे साथ नहीं चल रहे हो? रवि ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। रवि चाहता था कि गांव में जो कुछ भी हुआ वो सबके तनाव के बाद शिखर कुछ दिन आराम करे, पर शिखर मानने वालों में से कहां था। शिखर अब बस सिर्फ एक चीज चाहता था, अपने मां बाप की सच्चाई। बिना कोई समय बर्बाद करे शिखर शुभचिंतक से मिलने पहुंच जाता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद शुभचिंतक के आश्रम का एक नौकर शिखर को बैठने के लिए कहता है। आप कुछ देर बैठिए, वो आपसे जल्दी मिलेंगे। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दे। इतना कहकर शुभचिंतक का नौकर चला जाता है। नहीं, बस पानी। शिखर ये कहकर आश्रम के सोफे पर बैठ जाता है। नौकर कुछ देर बाद उसके सामने पानी का गिलास रखता है और वहां से चला जाता है। रात के वक्त होने की वजह से शुभचिंतक अपने आश्रम में विश्राम कर रहा होता है, लेकिन खबर मिलते ही कि शिखर यहां आया है, वो उसकी हालत को समझते हुए कुछ नहीं कहता है। शुभचिंतक इस वक्त फोन पर बबीता से बात करता हुआ सीढ़ियों से नीचे आता है। शिखर को देखते ही वो मुस्कुराता है और उसके सामने वाले सोफे में अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाकर बैठ जाता है। फोन पर बात खत्म होने के बाद वो अपना फोन साइड में रखता है और शिखर से कहता है, मुझे माफ करना शिखर, तुम्हें मेरा ज्यादा इंतजार करना पड़ा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे यहां बिना बताए मिलने आ गया, मुझे माफ करें। आपको मेरे आने की खबर बबीता से मिल गई होगी। कुछ जरूरी बात करने आया हूं। शुभचिंतक शिखर की बात को बीच में काट देता है और कहता है, जरूरी बातें तो होती रहेंगी, पहले तुम ये बताओ गांव में सब कैसा रहा? शिखर एक लंबी आह भरता है और शुभचिंतक की तरफ देखकर कहता है, अब सब ठीक है। जैसा कि मैंने आपको फोन पर बताया था, वहां डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है और कुछ समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अच्छा है, हम इस बात से आगे बढ़ें उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि तुमने इस पूरे अनुभव से क्या सीखा। शिखर को शुभचिंतक की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बातें घुमाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जब शिखर ने यह सवाल सुना तो वो किसी सोच में खो गया। कुछ मिनट एकदम शांत रहने के बाद शिखर अचानक बोला, शायद मैंने ये सीखा है कि कुछ त्याग करने से ही तुम किसी का भरोसा जीत सकते हो। बिना कोई त्याग किए भरोसा सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। शिखर कहते कहते चुप हो गया। शुभचिंतक ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो और मैं ये भी जानता हूं कि तुम सच जानने के लिए कितना बेसब्र हो, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारे माँ बाप के बारे में बताऊं, तुम्हें एक काम और करना होगा। शुभचिंतक ने एक खत अपने किताब से निकालकर शिखर को देते हुए कहा, तुम्हें ये खत पढ़ना होगा। ये तुम्हारे माँ बाप का खत है। तुम इसे पढ़ने के बाद तय कर सकते हो कि तुम सच जानना चाहते हो या नहीं। शिखर ने शुभचिंतक के हाथ से खत लिया और उसकी तरफ देखने लगा। खत दिखने में बहुत पुराना था। उसको अपनी उंगलियों से एक बार छूने के बाद शिखर शुभचिंतक की तरफ देखकर बोला, ये उन्होंने तुम्हें कब दिया और तुम्हारा क्या मतलब है कि इसे पढ़ने के बाद तय करूं कि मुझे क्या करना है? मैं यहां अपने माँ बाप के कातिल के बारे में जानने आया हूं और यह बात कोई नहीं बदल सकता। तो मुझे बता क्यों नहीं देते कि आखिर क्या हुआ था उनके साथ? शिखर खत की बात सुनकर बड़ा बेचैन हो जाता है और गुस्से में शुभचिंतक को देखने लगता है। अपने माँ बाप के बारे में जानने के इतना करीब आने के बाद जब शुभचिंतक उसे अभी भी सच नहीं बताता तो शिखर समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। शुभचिंतक उसका व्यवहार देखने के बाद उसे शांत होने के लिए कहता है और उसके कंधे पे हाथ रखकर आराम से बोलता है, उस खत को पढ़कर तुम्हें कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बार से पढ़ लो, उसके बाद अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें सच बता दूंगा।
शिखर की आंखें भर आती है। खत को पढ़ने से पहले वो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसे खोल लेता है। शिखर खत पढ़ना शुरू करता है। प्यारे बेटे शिखर, तुम शायद नहीं जानते कि हम इस खत को लिखने की कोशिश में कितनी बार रोए हैं। शायद जब तुम्हें यह खत मिले तब हम तुम्हारे साथ ना हो। बेटे, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर पाए। हम नहीं चाहते कि तुम हमें बुरा समझो। तुम्हारी माँ और मैंने हमेशा तुम्हारी जिंदगी को जितना सुरक्षित हो सके उतना बनाने की कोशिश करी है, और यही वजह है कि तुम्हारे लिए आज हम खुद का त्याग करने के लिए तैयार हैं। हम नहीं जानते कि तुम्हें यह खत कब मिलेगा, हमें कुछ नहीं पता। बस इस बात के अलावा कि हम दोनों की जान खतरे में है और हो सकता है कि हमारे पास ज्यादा समय ना हो। वो आदमी जो हमारे पीछे है वो बहुत खतरनाक है। उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। तुम्हें उससे दूर रहना होगा बेटा। हमारे त्याग को व्यर्थ मत जाने देना। अपनी माँ और बाबा के लिए उस आदमी से दूर रहना। तुम्हारे मम्मी पापा। शिखर की भरी हुई आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और शुभचिंतक के सामने सिसकियां भरने लगा। शुभचिंतक ने दोबारा शिखर से पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो? शिखर का चेहरा बहुत गंभीर था। उसने अपने हाथों में वो खत पकड़ा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। आश्रम से बाहर अपनी प्राइवेट प्लेन में बैठते ही जोरों से बारिश होने लगी। शिखर खिड़की से बाहर कुछ सोच में डूबा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने जैसा सोचा था चीजें उससे बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। आखिर कौन है वो आदमी जो इतना ताकतवर है जिससे उसके मां बाप को खतरा था? इन सब बातों की वजह से उसका सिर भारी महसूस होने पर शिखर सीधा अपने घर चला गया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि वहां अनन्या उसका दरवाजे के पास इंतजार कर रही है। अनन्या को अचानक इतने समय बाद देखकर शिखर थोड़ा हैरान हो गया। अनन्या, तुम यहां कैसे? सब ठीक तो है ना? शिखर ने अनन्या को देखकर कहा। अनन्या के साथ सगाई तोड़ने के बाद शिखर उससे बहुत दूर चला गया था। ना उसने कभी फोन करके पूछने की कोशिश करी और ना वो दोनों कभी एक दूसरे से ज्यादा मिले। अनन्या अब पहले से काफी कमजोर हो गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकावट नजर आ रही थी। शिखर को आता देख वो तुरंत सीधी खड़ी हो गई और बोली, शिखर, मैं तुमसे मिलने आई थी। मैंने सुना था कि तुम वापस आ गए हो। हाँ, मैं आज ही वापस आया था। क्या तुम्हें कुछ काम था? शिखर ने अनन्या से कहा। नहीं, मैं सिर्फ यहां तुमसे माफी मांगने आई थी। मुझसे आज तक जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे माफ कर दो शिखर। मैं जानती हूँ कि शायद तुम्हें मेरी शक्ल देखनी भी पसंद नहीं होगी, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी तुम्हारा। अनन्या शिखर की आंखों में देख रही थी। उसकी आवाज में कपकपाहट महसूस हो रही थी। मैंने वो ब्लू लिली तुम्हारे नाम वापस कर दी है, और तुम चाहो तो मैं सबसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं शिखर। मैं पहले जैसी नहीं रही। क्या तुम मुझे एक मौका और दे सकते हो? ये कहते कहते अनन्या की आंखें भर आई। शिखर पहले से ही इतना परेशान था और जब उसने अनन्या को इस हालत में देखा तो उसे और बुरा महसूस होने लगा। वो जानता था कि अब दोबारा सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता था। अनन्या ने जो कुछ किया था शिखर के लिए उसे भूल जाना बहुत मुश्किल था। बहुत देर तक शिखर कुछ नहीं बोला। अनन्या ने जैसे उसकी चुप्पी को पढ़ लिया हो। वो खुद बोली, कोई बात नहीं शिखर, मैं समझ सकती हूं कि मुझे माफ करना कितना मुश्किल है। मैं तुम्हारा और समय नहीं लेना चाहती। मैं यहां से चलती हूं, अपना ध्यान रखना। अनन्या ने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछा और वहां से चली गई। जब वो पीछे मुड़ी तो शिखर घर के अंदर जा चुका था। घर के अंदर घुसते ही शिखर दोबारा उस खत के बारे में सोचने लगा। उसने अपनी जैकेट के अंदर वाली जेब से खत को निकाला और उसकी आखिरी लाइनों को दोबारा पढ़ने लगा। निराश होकर उसने अपना सर पकड़ लिया और वहीं सोफे पर बैठ गया। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी इम्तिहान जैसा था। क्या उसे सच में अपने मां बाप का कहना मान लेना चाहिए? शिखर कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि इस समय उसका सो जाना ही बेहतर होगा। जैसे ही वो अपने कमरे में जाने लगा, शीना की पीछे से आवाज आई, शिखर। शीना घर के अंदर घुसते ही बोली। शिखर पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि शीना के हाथ में खाने का टिफिन था। शिखर, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं।
मुझे पता था कि तुम अपने काम की वजह से खाने के लिए वक्त नहीं निकाल पाओगे, और साथ ही मुझे पता था कि शुभचिंतक से मिलने के बाद जरूर तुम अकेले होंगे। क्या सब ठीक है? शिखर उसके पास आता है और उसको बैठने के लिए कहता है। मैं ठीक हूं शीना, तुम ज्यादा चिंता करती हो। आओ बैठकर बात करते हैं। नहीं शिखर, मुझे बताओ क्या बात है। मैं तो तुम्हारी अच्छी दोस्त हूं, तुम मुझे तो बता सकते हो। शीना उसे बात बताने के लिए जोर देती है। शिखर कुछ देर तक किसी सोच में खोया रहता है, फिर एक लंबी आह भरकर कहता है, मैं शुभचिंतक से मिलने गया था। उसने मेरे माता पिता का एक खत दिया मुझे। क्या था उस खत में शिखर? शिखर बोलते बोलते रुक जाता है। शीना उसे दोबारा पूछती है, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं उस आदमी के पास भी जाऊं जिसकी वजह से वो आज मेरे साथ नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा शीना, ये उनकी कही हुई पहली और आखिरी बात है। क्या मुझे उनकी बात का पालन करना चाहिए या फिर एक अच्छे बेटे की तरह उनके गुनहगार को ढूंढ उसे सजा देनी चाहिए? मेरा सिर फट रहा है शीना ये सब सोच के। इतना कहकर शिखर वहीं सोफे पर लेट जाता है। शीना बात सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, फिर शिखर के सर पर अपना हाथ फेर उसे कहती है, शिखर तुम्हें इस बात का फैसला खुद करना होगा और इस काम में देर मत करना। या तुम अपने माँ बाप का कहना मानना चाहते हो या फिर उस आदमी से बदला लेना चाहते हो? तुम जो भी फैसला लोगे हम सब तुम्हारे साथ हैं। यह कहकर शीना ने शिखर को हल्की सी मुस्कान के साथ देखा और टिफिन खोलकर उसे खाना परोसने लगी। थोड़ी देर बाद शीना को अपनी गाड़ी में घर छोड़कर आने के बाद शिखर एक अकेले लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता है। गाड़ी चलाते चलाते शिखर अपने पुराने घर के पास पहुंचता है। उसका पुराना घर एक चौल में था। शिखर ने अपनी गाड़ी चाय वाले के सामने रोकी और बाहर निकलकर वहां पैदल चलने लगा। अपने घर के सामने पहुंचा तो उसने अंदर एक लड़के को खेलते देखा। उस लड़के की मां बाहर कपड़े धो रही थी और दादी सीढ़ियों में बैठकर कुछ काम कर रही थी। शिखर को एहसास हुआ कि पुराना वक्त कितनी तेजी से निकल गया। कैसे किस्मत ने उसे पैसे दिए और एक रात में शिखर से शिखर कामले बना दिया। आसपास घूमने पर उसने देखा कि कई जगह अभी भी पहले जैसी थी। उसे पता चला कि अभी भी उस चाय वाली दुकान पर वही आदमी बैठता है जो उसके बचपन में था। वो वहां रहते लोगों को पहचान पा रहा था, लेकिन उनमें से किसी ने उसको नहीं पहचाना। शायद क्योंकि अब शिखर बहुत बदल चुका था। अब वो एक बड़ा आदमी बन चुका था। शिखर ने उनसे कुछ नहीं कहा, वो बस उन्हें देखकर वहां से चला गया। शिखर पुरानी यादों में खोया कुछ देर और उन गलियों में टहलता रहता है। कुछ गलियों के बाद उसकी चौल की आखिरी दीवार आ जाती है जहां पर वो इलाका खत्म होता है। शिखर उस दीवार को काफी गौर से देखता है। वो दीवार उसके स्कूल से लगती थी और उस दीवार को टाप करके वो स्कूल बंक किया करता था। ये पुरानी यादें मानो एक फिल्म की तरह शिखर के जहन में चल रही थी। तभी उसकी नजर उस दीवार पर लिखी कुछ लाइनों पर जाती है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। दीवार पर लिखे हुए ये शब्द शिखर के दिलो दिमाग को झंझोड़ के रख देते हैं। शिखर को अपना जवाब मिल गया था। शिखर समझ गया था कि एक इशारा था कि हिम्मत उसे खुद करनी होगी और अगर उसका इरादा पक्का होगा तो भगवान भी उसकी मदद करेगा। उसने तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। कुछ समय बाद शुभचिंतक के आश्रम के डोर पर कोई घंटों से नॉक कर रहा है। शुभचिंतक के नौकर ने दरवाजा खोला और वहां शिखर को पाया। शिखर बिना कोई वक्त बर्बाद करे अंदर घुस गया और उसके नौकर से बोला, अपने गुरुजी को बुलाओ जरा। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे, शुभचिंतक सीढ़ियों से उतरते हुए बोला। शुभचिंतक को देख वो नौकर अंदर चला जाता है। शिखर उसकी तरफ गंभीरता से देखने लगा। शुभचिंतक सोफे में आकर आराम से बैठा और शिखर की तरफ देखकर बोला, शिखर बैठो ना, बैठकर आराम से बात करते हैं। मैं यहां आराम से बात करने नहीं आया हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप की मौत के पीछे किस आदमी का हाथ है। शिखर ने तुरंत कहा। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। इतना गुस्सा तो तुमने तय कर लिया है कि तुम्हें अपनी माँ बाप के बात के विरुद्ध जाना है? शुभचिंतक ने पूछा। हां, मैं उस आदमी से बदला लेना चाहता हूं। मैं उसे बताना चाहता हूं कि उसकी वजह से मुझ पर क्या गुजरी। मैं उसे महसूस कराना चाहता हूं अपना दर्द। आखिर कौन है वो शख्स जिसने शिखर के माँ बाप का एक्सीडेंट करवाया था? उस शख्स से बदला लेने के लिए क्या करेगा शिखर? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।